बड़ी बात है जो हुई है वो एक सुप्रीम कोर्ट में भी आज हुई है। और वो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है कि जो कांग्रेस के खाते सब सीज किए गए थे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस पहुंची थी, वह अपनी याचिका लगाई थी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने सरकार की तरफ से कहा है कि हम जो 3500 करोड़ की मामला है उसमें अभी कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उन्होंने सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है। यानी कि अब चीज़ें जो कल की रैली के बाद राजीव जी जो माहौल बन रहा है उस माहौल को मोदी जी भी समझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है। और जिस तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन कर एकजुट दिखा और सारे मसलों पे, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे सीधे ये कहा कि भाई देखिए आप केरल में या सीताराम येचुरी जी बैठे हैं, हम इनके खिलाफ लड़ते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं। पंजाब में हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर के चूंकि देश को बचाना है और देश को बचाने की बात है, यहां आकर के हम सब एकजुट हैं। तो ये संदेश चला गया अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी कि राज्यों में इनकी अपनी अपनी रणनीति हो सकती है एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का सवाल आएगा तो इंडिया गठबंधन एक तरीके से एकजुट है। और राहुल गांधी ने, राजीव जी, जो साफ तौर पर कहा कि ये मैच फिक्सिंग है और देश जो टूट जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, ये संदेश भी मुझे लगता है कि तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ भी पहुंच गया है और लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया है। तो अब ये जिस तरीके से चीज़ें सब आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वो खुलती जा रही है। और ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और क्षेत्रीय दलों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ये समझने भी लगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की जो भाषा है राजीव जी जिस तरीके से, उसमें साफ समझा जा सकता है कि उनको भी लगने लगा है कि मामला कुछ गड़बड़ है। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने एक तरीके से मतलब कहा जाए परोक्ष तौर पर स्वीकार कर लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गड़बड़ियां हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी व्यवस्था होती है तो इसमें हमने व्यवस्था बनाई, कोई भी व्यवस्था जो उसमें कमियां हो सकती हैं उसको सुधारा जा सकता है। इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गड़बड़ियां हैं, ये एक तरीके से समझाया जा सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड अब बड़ा मसला बनता जा रहा है। विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के जरिए कार्रवाई कर रही है वो बनता जा रहा है। आज ही 3 चुनाव आयुक्तों का बयान है, उसमें एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, उनका कहना है कि अगर ईडी और आईटी और सीबीआई अगर चुनाव के दौरान इस तरीके से काम करते रहेंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। यानी राजीव जी माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब अच्छे तरीके से बन चुका है और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी ये समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि सत्ता उससे बहुत दूर जा चुकी है और इसीलिए इस तरीके की सारी हरकतें की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें राजीव जी सब सामने आती जा रही है। मुझे लगता है कि ये रणनीति जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लेकर के सरकार की है उसको भी अच्छे तरीके से इसी तरीके मुझे लगता है इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, 2 महत्वपूर्ण बातें जो इकरार ने कही, उनके बाद अभी अमलेंदु उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, क्या कुछ आप देखते हैं? क्योंकि यहां से देश की राजनीति में बहुत कुछ, कल के बाद से बहुत कुछ बदलता हुआ, लेकिन आज ईडी की रिमांड न लेना, मतलब ईडी रिमांड में नहीं लेती है अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल जेल भेजे जाते हैं, तिहाड़ भेजे जाते हैं। तिहाड़ में किस सेल में रहेंगे ये खबर थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन कैसे जो इकरार कह रहे थे वो बहुत गंभीर बातें बता रहे थे कि वहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आना, उसके अलावा कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करना, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ये बताना सॉलिसिटर जनरल का। अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए जी। कांग्रेस की बात पहले कर लेते हैं। 24 जुलाई तक डेट दे दी है, 24 जुलाई को दोबारा हियरिंग होगी। 24 जुलाई तक जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा वहां पे, जस्टिस नागरत्ना ने उसको रिकॉर्ड में लिया और अपने जजमेंट का हिस्सा बनाया कि 24 जुलाई तक आप 3500 करोड़ की रिकवरी का कोई काम नहीं करेंगे, इनकम टैक्स। तो ये एक जिसको कहें कि छोटी रिलीफ कांग्रेस की को मिल गई है आज। लेकिन एक जो मुख्य बात है कि जो अकाउंट फ्रीज है वो अकाउंट फ्रीज भी लेवल प्ले फील्ड को प्रभावित कर रहे हैं। यानी जो अवसर को, जो चुनाव का सिद्धांत है किसी भी लोकतांत्रिक देश में समान अवसर का, एक तरफ तो बीजेपी है जिसके पास की घोषित रूप से 8,000 करोड़ से ऊपर बॉन्ड के पैसे हैं, बाकी जो चंदा सो है वो है ही है। और एक तरफ से दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके खाते सील है।
तो किसी अनपढ़ आदमी से ही पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि ये लेवल प्ले फील्ड नहीं है। इस जानते को सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को ये सोचना पड़ेगा कि आज आप जो कर रहे हैं कल इतिहास आपके बारे में लिखेगा। क्या ये चाहते हैं कि इनकी तस्वीरें लगा के भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो थूकें उस पे, इतिहास इनके बारे में लिखे कि ये एक तानाशाही को सुविधा प्रदान कर रहे थे, रेड कारपेट अनफोल्ड कर रहे थे। तो ये बड़े बड़े इस वक्त निर्णायक दौर में देश का लोकतंत्र है। एक दूसरी बात राजीव, जो कल की रैली के बाद जो तब्दीली आई, जो मैंने चर्चा की थी, वो ये कि मैं 3-4 हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं आपको। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अखबार है द हिंदू, और उसकी 7 कॉलम की हेडलाइन है डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, वॉर्न्स अपोजिशन। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष ने चेताया। उसके बाद आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है ऑपोजिशन रिंग्स अलार्म ऑन फ्री एंड फेयर पोल्स, अर्जेस ईसी टू स्टेप इन एंड एक्ट। विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंता जाहिर की है, अलार्म बजाया है इलेक्शन कमीशन के आगे। और इसमें दूसरा खबर यह है कि पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इनकम टैक्स, और जो अभी अमरिंदु जी कह रहे थे, 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने ईडी और इनकम टैक्स के लिए कहा है कि वो अपोजिशन को जो कार्रवाई कर रहे हैं ये लेवल प्ले फील्ड या समान अवसर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से और भी आप अखबार देखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसी हेडलाइन है कि इंडिया लीडर स्लैम सीएम्स अरेस्ट एट ए ज्वाइंट रैली। तो ये सारे अखबार जो कि कल तक जिनका रुख कुछ और होता था, आज अचानक इनकी भाषा बदली हुई लग रही है। और ये भाषा क्यों बदली हुई लग रही है कि ये जनता का मूड सेंस कर रहे हैं। कल की रैली के बाद से राजीव जी एक टर्निंग पॉइंट था भारत की राजनीति में, और वो रामलीला मैदान से जो मैसेज गया है वो दूर तक गया है। और बहुत तरीके की चर्चाएं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बहुत सी की मीडिया के अंदर अभी चर्चाएं होने लगी हैं कि चुनाव कैसे होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि अभी आप ही चला रहे हैं कि शाहिद सिद्दीकी जो पत्रकार भी हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल जो है अजीत सिंह की पार्टी को जयंत चौधरी की पार्टी को छोड़ दिया। जयंत चौधरी को राजीव जी मैं कल देख रहा था जब मेरठ में मोदी जी की रैली थी, उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि जैसे उनको वहां जबरदस्ती बिठा दिया गया हो, और छटपटाहट एक दिखाई दे रही चेहरे पे कि किस कश्मकश में वो है। और वो कश्मकश उनको दिखाई दे रहा है कि उनको जहां होना चाहिए था वहां वो नहीं है, और वो किस मजबूरी में वहां बैठे हुए हैं ये उनका दिल जानता होगा। तो बहुत कुछ जो है राजीव जी 4 जून को क्या होगा वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आप मोदी जी की बात करें, देखिए इस वक्त बीजेपी नहीं है सीन में। बीजेपी केवल एक इलेक्शन मैनेजमेंट मशीनरी है। बूथ लेवल कार्यकर्ता उसको जुटाने हैं, प्रचार की सामग्री है, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है, इसका इंतजाम करना है। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बीजेपी अभी काम नहीं कर रही। उनके जो एक सेंट्रल फिगर है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और मोदी साहब की आप पिछले कुछ दिनों के बयान, कल की रैली को भी आप देख लें, उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं है। वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि मुझको तीसरी बार क्यों लाओ। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ये सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है, डर रहे जेल जाने से। तो भाई अशोक चव्हाण आपकी पार्टी में क्यों है? हेमंत बिस्वा शर्मा आपकी पार्टी में क्यों है? छगन भुजबल आपकी पार्टी में क्यों है? एकनाथ शिंदे आपकी पार्टी में क्यों है? सरकार क्यों तोड़ी गई?
कितने लोग हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केस हैं, जिसको जिसको बहुत चर्चित अब एक शब्द आ गया वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन वाले जितने भी कलाकार हैं वो सब आपकी पार्टी में क्यों हैं? क्या ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? क्या ये कोई कूप मंडूक जनता है जो ना अखबार पढ़ती है, ना मीडिया देखती है, ना उसके पास फोन है, ना 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 टीवी है, ना अखबार है, ना वो बातें करती है? इतनी इस देश की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। आप देखिए इमरजेंसी के वक्त भी राजीव जी अखबारों में सेंसरशिप थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तब सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद गांव मोहल्ले मोहल्ले ये खबर थी कि इमरजेंसी में क्या हो रहा है। तो ये क्या मोदी साहब इस देश की जनता को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि आप कहेंगे कि सारा विपक्ष भ्रष्ट है और हम ईमानदार हैं? लोग देख नहीं रहे रोज ईडी की रेट कहाँ पड़ती है, किसके यहाँ पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कैसे छापे पड़े और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए, फिर उनकी कंपनियों को ठेका मिलता है। एक सिस्टमैटिक करप्शन का एक सिस्टम लगा हुआ था। इसको क्या जनता देख नहीं रही है? बिल्कुल देख रही है, और जनता इसी पे वोट देगी राजीव जी। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, विपक्षी नेताओं ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, कास्ट सेंसस से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम सारे मुद्दे हैं, आर्थिक बदहाली का मामला है। लेकिन सबसे बड़ा मामला कल की रामलीला रैली के बाद से लोकतंत्र पे खतरा बन गया है। 2024 का चुनाव लोकतंत्र के ऊपर खतरे पर ही होगा, और इस देश के डीएनए में लोकतंत्र है। अगर जनता के बीच में ये बात चली जाती है कि लोकतंत्र में वास्तव में खतरा है, वास्तव में मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, वास्तव में ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, अगर ये संदेश चला गया तो किसी और मुद्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मुद्दे पर चुनाव होगा और नतीजे से उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं नतीजा क्या होगा। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य की बातें, और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें। एक खबर तो अरविंद केजरीवाल की, और आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 2 डिमांड की। एक ये डिमांड की 3 किताबें वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो 3 किताबें उन्हें उपलब्ध कराई जाएं या वो लेकर जा सकें साथ में। दूसरी डिमांड उनकी ये है कि अरविंद केजरीवाल घर का खाना खाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, इसलिए इसकी अनुमति दी जाए। इसकी अनुमति मिली या नहीं मिली, ये खबर अभी हम तक पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन किस सेल में रहेंगे तिहाड़ के, वो भी अभी तक हम तक वो खबर भी अभी नहीं आई है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक दूसरी खबर आई। वो खबर ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ एक अर्जी लगाई थी, याचिका लगाई थी, जिसमें 3500 से ज्यादा करोड़ रुपए, 3500 करोड़ से ज्यादा की डिमांड जो की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और इनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख तक, 24 जुलाई तक सुनवाई की दूसरी तारीख दी है, यानी 24 जुलाई को फिर से इस मसले पर सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने कहा है, जस्टिस बीवी नागरत्ना की कोर्ट ने यह कहा कि तब तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या उनके जो फ्रीज अकाउंट है वो भी ओपन होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और लेकिन कल से कैसे माहौल बदल रहा है, अखबारों की सुर्खियों का जो स्थान है वो बदल चुका है। 2 अखबारों को तो हमने भी सुबह सुबह देखा, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स, उसके अलावा हिंदू, ये सारे अखबार हैं जहां पहले पन्ने की पहली खबर बनाई गई है कल के रामलीला मैदान की। लेकिन कुछ अखबार ऐसे भी हैं जिस पर पहली खबर नहीं बनी है, और अभी समय लगेगा प्रशांत जी, अभी समय लगेगा बदलने में। हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं, उनको सीधा होने में भी समय लगता है। लेकिन यहां ये साफ दिखाई दे रहा है कि रामलीला मैदान की रैली से एक मैसेज इस देश को गया है। इस एक मैसेज देश के सामने, और देश को चलाने वाली पार्टी
उसको भी गया है और एक मैसेज यहां के नौकरशाहों पर भी गया है, और ये साफ आने वाले समय में और रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देखेंगे। जी प्रशांत टंडन जी। एक शब्द केवल जोड़ना चाहता हूं राजीव जी, कि जो राय बनाने वाले लोग हैं उनके लिए ये अखबार, जिन अखबारों की हेडलाइन बनी है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। जो समाज का वर्ग राय बनाता है, और जब वो राय बनाएगा तो जिन अखबारों की हेडलाइन नहीं बदली है उनकी भी कल बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिन अखबारों की हेडलाइन नहीं बदली है आज उनकी भी बदलेगी, लेकिन चुनाव तक एक्शन नहीं लेंगे। कांग्रेस को आयकर विभाग से राहत, सुप्रीम कोर्ट से एक मांग भी की। ये तमाम बातें, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत और साथ में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता ने ये साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी 24 जुलाई तक। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है प्रशांत टंडन जी, अगर आज की तारीख में देखा जाए तो कांग्रेस के लिहाज से। अब यहां उनके अकाउंट, जो फ्रिज अकाउंट हैं, वो अकाउंट खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ है आपके पास अपडेट अमलेंदु जी? जी राजीव जी, जानकारी तो नहीं है अपडेट, लेकिन मुझे लगता है कि जो आदेश है उसमें यह है कि जब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसी के संदर्भ में था कि जो उनके अकाउंट फ्रीज किए गए, याचिका उसी को लेकर की थी। तो इसका मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो उसमें ये भी शामिल है कि जो फ्रीज अकाउंट है वो भी खुलेंगे। मुझे लगता है कि ये इसका नेतात यही होगा, और अगर नहीं होता है तो कांग्रेस फिर इसको लेकर के जाएगी कि सरकार ने यह वायदा किया था कोई एक्शन नहीं होगा, वो एक्शन हो रहा है। क्योंकि एक्शन 24 जुलाई तक नहीं होना ये आदेश में स्पष्ट है, और ये सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई एक्शन रिकवरी के संबंध में नहीं लेंगे। तो वो जो एक्शन लिया गया है अब तक अकाउंट फ्रीज करने का, वो चूंकि रिकवरी के ही संबंध में है और 24 जुलाई तक रिकवरी नहीं करनी है, तो ये मुझे लगता है स्पष्ट एकदम आदेश है। आदेश जो है एकदम स्पष्ट है और इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति शायद नहीं होनी चाहिए राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत यहां कांग्रेस पार्टी के लिए। दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी तक अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, आप जानते हैं। उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं तिहाड़ जेल, और किस सेल में रहेंगे अभी वो पता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो एक खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से खड़े हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हम इसमें अब आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना, जिन्होंने आपने अभी देखा कि परसों एक दीक्षांत समारोह में, हैदराबाद के एक लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा था कि नोटबंदी एक जो थी वो भयावह घटना थी, और इसने काफी लोगों को प्रभावित किया, देश के व्यापार को, देश की गरीब लोगों को, देश की आम जनता को नोटबंदी ने प्रभावित किया था। ये बात उस समय भी जस्टिस नागरत्ना ने कही थी, जिस समय 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर चर्चा की थी, और जिसमें से एक अकेली यही थी जो इस नोटबंदी के खिलाफ थी। 4 जज नोटबंदी के पक्ष में फैसला देके 4 बनाम 1, और वो जो है वो सरकार के पक्ष में चला गया फैसला। लेकिन आज फिर वही जस्टिस नागरत्ना ने सीधे सीधे राहत कह सकते हैं दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप ये इंश्योर कीजिए, सरकार को कहा है, IT डिपार्टमेंट को कहा है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि आने वाले समय में जब दूसरी अगली सुनवाई होगी तब तक आप किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे। क्या अमलेंदु जी यही बात हुई है ना? बिल्कुल यही है। और जो तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई जून माह में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये स्पष्ट हो गया, यानी जो अकाउंट फ्रीज किए गए थे वो खुलेंगे, चूंकि अदालत में जाकर के इनकम टैक्स ने खुद कहा है कि इस रिकवरी के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और आदेश में ये स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट है आदेश में कि 24 जुलाई 2024 यानी चुनाव तब तक बीत जाएगा। 4 जून को चुनाव है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 15 जून तक सरकार बन जाएगी, यानी कि कौन प्रधानमंत्री होगा ये सब कुछ देश के सामने होगा। तो वैसे में जब चुनाव की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और ये
रहेगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप उनके अकाउंट के ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, और इस वादे को निभाने की बात कही है, वचन दिया है सॉलिसिटर जनरल ने, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 24 जुलाई तक कुछ नहीं कर सकता है, यह माना जाए प्रशांत टंडन जी? थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा राजीव जी, इसमें ये मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दो बातें हैं। 3500 करोड़ रुपए का जो रिकवरी है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है कांग्रेस से, वो रिकवरी के लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी 24 जुलाई तक। लेकिन जो पिछला एक्शन हो गया है जिसमें अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, उसमें स्पष्टीकरण नहीं है बहुत साफ साफ। तो इसमें या तो ये दोबारा पिटीशन करें, या कांग्रेस की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की तरफ से इस बात को कहा जाए कि इस जजमेंट वहां तक जाता है कि अकाउंट जो फ्रीज है वो खुलेंगे, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक तौर पे लिखना होगा, कहना होगा। वो एक अलग इशू है बिल्कुल कि जो अकाउंट सील हुए हैं। और मैं भी देख रहा था कि कांग्रेस ने भी अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर इतनी बड़ी रिलीफ उनको मिल गया होता तो शायद उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जयराम रमेश इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां तमाम मसलों को, तमाम बातों को रखेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से कहें, क्योंकि वो तो सरकार के हैं वकील, और उन्होंने जो कुछ कहा है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी मसले पर एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। केजरीवाल का चैप्टर जो है, अभी यहां से आज का चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से आ रही है। वो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले 135 करोड़, उसके बाद 210 करोड़ के खाते उसके फ्रीज होते हैं, उसके बाद यह आंकड़ा 1700 करोड़ पे आता है, और फिर यह आंकड़ा 3563 करोड़ तक चला जाता है, 3567 करोड़ तक चला जाता है। यानी 3500 करोड़ से ज्यादा की डिमांड अगर पेनाल्टी अगर कांग्रेस के ऊपर लगाई जा रही है, तो कांग्रेस ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यहां जब तक अगली सुनवाई तक आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। साफ सीधे शब्दों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने यह कहा है कि 24 जुलाई तक आप कांग्रेस के ऊपर किसी भी ढंग का एक्शन नहीं लेंगे, और इस आदेश का पालन करने के लिए यहां सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हां, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने इसे नोटिंग में लिया है, यानी कि यह मौखिक आदेश नहीं बल्कि नोटेड आदेश है। प्रशांत टंडन जी जी, उन्होंने जो 3500 करोड़ रुपए की रिकवरी का मामला था, उसको तुषार मेहता की बात को उन्होंने रिकॉर्ड पे लिया और अपने जजमेंट का हिस्सा बना दी, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल को अपनी बात से मुकर न जाए या कोई नया एक्शन, कोई नई फाइल कांग्रेस के खिलाफ न खोल दे। तो ये उसकी गारंटी के लिए तो उन्होंने ये कर दिया जस्टिस नागरत्ना ने कि फर्दर कोई रिकवरी जो है वो नहीं होगी। लेकिन ये मुझे अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या ये भी उस आदेश में निहित है कि जो पिछला अकाउंट सील है वो अकाउंट भी खुल जाएंगे, क्योंकि वो अकाउंट केवल कांग्रेस पार्टी का मेन अकाउंट नहीं है, वो महिला कांग्रेस के अकाउंट भी हैं, वो यूथ कांग्रेस के अकाउंट भी हैं, वो कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के भी अकाउंट हैं, कोई 5-7-8 अकाउंट हैं जिससे कि कांग्रेस अपने खर्चे चलाती थी। तो वो सारे अकाउंट तो सील हो गए थे। उस पर क्या स्पष्ट है, क्योंकि बहुत उस पर अलग से मेरे ख्याल से एक पैराग्राफ होना चाहिए था, वो पैराग्राफ मुझे दिखाई नहीं दिया। जजमेंट अभी मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, जो मीडिया में रिपोर्ट आई उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत अभी स्पष्ट नहीं है कि जो फ्रीज अकाउंट हैं, जो अकाउंट सील हो गए हैं, वो भी क्या खुल जाएंगे। दूसरी एक और बड़ी अपडेट कांग्रेस से ही आ रही कि धर्मवीर गांधी
जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पटियाला से, पंजाब से, वो कांग्रेस में आ गए हैं। इनकी चर्चा भी थी 3-4 दिन से कि कांग्रेस में आएंगे। और ये धर्मवीर गांधी वो व्यक्ति हैं जो आंदोलन के समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बाहर निकले थे और पार्टी में स्प्लिट हुआ था, तो पंजाब में भी स्प्लिट हुआ था। उनके कुछ एमपीज भी जो 5 जीत कर आए थे, उसमें से 2 या 3 बाहर चले गए थे। तो धर्मवीर गांधी उनमें से थे और वो उस वक्त की आम आदमी पार्टी की नीतियों की बहुत मुखालफत कर रहे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग सेकुलर आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति ये गांधीवादी माने जाते हैं। तो और आंदोलनकारी रहे हैं। तो ये आज कांग्रेस में वापस आ गए हैं पटियाला से। तो ये एक और अपडेट है कांग्रेस के लिए। और बाकी देखते हैं कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक हलफनामा, मैं थोड़ा सा उधर चलना चाहता हूं। कांग्रेस वाले, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस की ही बात आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ है। आप भी थोड़ी देर बाद आप उस पूरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे। लेकिन कांग्रेस जब आज अपने 3500 करोड़ के मामले को लेकर, इनकम टैक्स के मामले, आयकर विभाग के मामले को लेकर जब पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां सॉलिसिटर जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष हलफनामा दिया है, जिस हलफनामे को जिसने आज पारित अंतरिम आदेश में इस आश्वासन को दर्ज किया है। यानी साफ साफ उसमें इसको लिखित रूप से दर्ज किया गया है। और उस आदेश में कहा गया, उस हलफनामे के आधार पर क्या कुछ कहा गया है आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कहा गया है कि इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं उन पर अभी निर्णय होना बाकी है, लेकिन अब की स्थिति को देखते हुए, आज की स्थिति को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है और कहता है कि लगभग 3500 करोड़ रुपए की की जो टैक्स की मांग है उसके संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें, यह आदेश दिया गया। इसके बाद इसे 24 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है, यह साफ साफ कहा गया। और तुषार मेहता ने हालांकि यह भी कहा कि चूंकि चुनाव चल रहा है और इसीलिए जब तक चुनाव के बाद मामले की सुनवाई नहीं होती तब तक हम राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कृपया इसे जून के दूसरे सप्ताह में करें। ये उसने डिमांड की थी कि जून के दूसरे सप्ताह में करें और हम कोई नहीं करेंगे इस पे। तब इन्होंने कहा कि पीठ ने कहा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलें दर्ज की जाती हैं, मामले की सुनवाई अब गुण दोष के आधार पर होगी। ये आगे ध्यान दिया जाता है कि 3500 करोड़ रुपए की मांग इन अपीलों में विवाद से सख्ती से संबंधित नहीं है और वे की गई नवीनतम मांगों पर स्पर्श कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने जो कहा है उसको हम उसके गुण दोष के आधार पर अब इस पर चर्चा आगे करेंगे। आप जानते हैं कि यह मामला जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है दोस्तों, और सॉलिसिटर जनरल ने पहले से ही हलफनामा ले रखा था और उस हलफनामे में साफ साफ कहा था कि चूंकि चुनाव का वक्त है। एक महत्वपूर्ण चर्चा यहां होनी चाहिए प्रशांत टंडन जी। सॉलिसिटर जनरल को अचानक अभी चुनाव का वक्त है ये सेंटेंस लिखने, हलफनामा में लिखने की नौबत क्यों आ गई? ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल लिख रहे हैं कि चूंकि अभी ये चुनाव का वक्त है, चूंकि चुनाव चल रहा है और इसीलिए जब तक चुनाव के बाद मामले की सुनवाई नहीं होती तब तक हम राशि की वसूली नहीं करेंगे। ये बात तो देखिए मैच फिक्सिंग का जो आरोप लगा उससे निकली है। ये बात निकली है जब जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जेक्शन किए इस बात को लेकर कि भारत में जो न्याय प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सील करना इलेक्शन से पहले ये उचित नहीं है। तो उस पर उनकी चिंता जाहिर की। तो इन दोनों मामलों को देखिए, आप दुनिया में अलग रहकर अगर आप अपना काम करेंगे तो आप नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे। भारत इतना बड़ा देश है और संबंध है, भारत के व्यापारिक संबंध हैं, कूटनीतिक संबंध हैं और भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि जो दुनिया में अलग अपनी ढपली बजा सकता है। ये संभव नहीं है। जो कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि अमेरिका के या जर्मनी के राजदूत को बुलाया गया विदेश मंत्रालय में और उनसे जवाब तलब किया गया,
वो ठीक बात है कि उनको भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर आप ये करेंगे तो आप दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि वो आपके अंदरूनी मामले में बोले। और उसकी एक बड़ी वजह क्या है राजीव जी? बड़ी वजह ये है कि पूरे दक्षिण एशिया में, बल्कि पूरे एशिया में आप देखिए कि जो सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है वो भारत है। और अमेरिका या पश्चिम ये नहीं चाहता कि भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, कल को भारत डेमोक्रेटिक कंट्री ना रहे, भारत भी रूस और नॉर्थ कोरिया के रास्ते पर चला जाए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जम नहीं पाई, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के बारे में सवाल खड़े होते हैं, श्रीलंका का हाल हम देख रहे हैं। तो पूरे साउथ एशिया में जो डेमोक्रेसी है वो सबसे मजबूत और मैच्योर डेमोक्रेसी भारत की है, और दुनिया की ताकतें इसको खोना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान उनका होगा, दुनिया का नुकसान होगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नुकसान होगा। तो इसलिए भारत में जब कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि चिंता जाहिर होगी कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव नहीं करा पा रहा है, पारदर्शिता नहीं है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश की सारी विपक्षी पार्टियां, कल रामलीला मैदान में राजीव जी जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगभग 55% वोट शेयर उनके पास था। जो पार्टियां वहां नहीं आए उनको भी निकाल दिया अगर आप, तो भी मैं कहूंगा कि 60%, 55 से 60% वोट शेयर वाली पार्टियां थी। वो देश के हर हिस्से की पार्टियां थी, हर धर्म के लोग थे, हर समाज के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ट्राइबल हो, हर किस्म के नेता वहां पे थे। और वहां से कलेक्टिव आवाज आ रही है, और कलेक्टिव आवाज ये कह रही है कि चुनाव आयोग पारदर्शी ढंग से चुनाव नहीं करा पा रहा है, भारत की लोकतंत्र में संकट के बादल है। ये अगर इतनी सारी पार्टियां, पूरे देश की पार्टियां एक जगह खड़े होकर अगर ये बात कह रही है तो दुनिया सुनेगी इसको। भारत कोई नॉर्थ कोरिया या कंबोडिया नहीं है कि दुनिया नहीं सुनेगी। भारत एक बड़ा देश है, बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो दुनिया भर में स्थापित हैं। और आप ही के हमारे चुनाव आयोग को, राजीव जी, चुनाव आयोग को इस बात पे सोचना चाहिए कि भारत के चुनाव आयोग को दुनिया में जो नई डेमोक्रेसीज आती हैं, तो भारत का चुनाव आयोग जाता, चुनाव कराने जाता है वहां पे। भूटान में जब नया संविधान बना और डेमोक्रेसी वहां पे आई तो भारत के चुनाव आयोग वहां पे गया, एसवाई कुरैशी ही गए थे। तो दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी आती है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया जाता है। और भारत का चुनाव आयोग अपने ही देश में अगर वो निष्पक्ष ढंग से चुनाव ना करा पाए तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। तो इसलिए जो कुछ ये हो रहा है वो कल जो रामलीला मैदान में हुआ, जो दुनिया भर के देशों ने आपत्तियां जताई हैं, इसके मद्देनजर हो रहा है। और एक और बात राजीव जी, अगर हमारा मीडिया आजाद होता तो यहां तक नौबत आती ही नहीं। ये नौबत ही तब आए कि जब मीडिया जो है वो आजाद है। मीडिया के बगैर लोकतंत्र नहीं चल सकता। मीडिया अगर खराब है तो वो सारे दूसरे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको प्रभावित करता है। हम लोग उम्मीद की आस लगा के बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ कर देगा, लेकिन जो मीडिया का अपना काम है वो मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा एक सेक्शन मीडिया का अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम सारे जो बातें हुए वो पैदा होती हैं। तो अब मुझे अभी भी लेकिन राजीव जी शंका है कि बहुत स्पष्ट तौर पे अकाउंट फ्रीज होने की बात सुप्रीम कोर्ट से नहीं आई है, तो क्या वो स्पष्टीकरण आना चाहिए। वो मुझे इंतज़ार है कि कांग्रेस
इसकी ब्रीफिंग में क्या बताया जाता है और उस पर क्या होता है, क्योंकि वो 3500 करोड़ की रिकवरी नहीं करेंगे, इतना ही अंडरटेकिंग है। हो तो अच्छा है। 24 जुलाई तक नहीं करेंगे, वो भी 24 जुलाई तक उसकी रिकवरी के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये है हलफनामे में। नहीं करेंगे परमानेंटली, ये नहीं कहा है। यानी कि और कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने साफ साफ कहा है अपने ऑर्डर में कि आप अब चूंकि इस केस के गुण और दोष के आधार पर अब इस पर सुनवाई होनी है, तो इसलिए इस पर आप एक्शन नहीं लेंगे। अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई मुकर्रर की जाती है, ये कहा गया है। तो जो ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, क्या वो रिवर्स होगा, ये बात है। नया एक्शन नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं क्या ये रिवर्स होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब खोजेंगे। लेकिन दो महत्वपूर्ण कोर्ट से दो महत्वपूर्ण बातें, दो महत्वपूर्ण अगर कहें तो खबरें। एक तो अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि आज खत्म हुई थी, जिसके बाद ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसे प्रवर्तन निदेशालय कह लीजिए हिंदी में, उसने आज 11 बजे राव जीवन्यू कोर्ट में उनकी पेशी करवाई अरविंद केजरीवाल की पेशी में एक जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि उनके ही वकील ने आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और कहा कि नायर जो था वो इन दोनों को और खासकर आतिशी को रिपोर्ट करता था। तो अपने ही मंत्रियों का नाम लेना कितना उचित है, ये उनके वकील और कानूनी पक्ष जाने। और दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण कि इसके बाद रिमांड अवधि न बढ़ाने के साथ इन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह कर दिया कि हमारे पास अभी आज की तारीख में कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ होगा तो हमारे पास अभी पुख्ता सबूत जब सामने आएंगे तो फिर से हम रिमांड पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल भेज दिए गए। और उसके बाद उधर दूसरी एक अर्जी लगी हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जिस अर्जी में कांग्रेस ने 3500 करोड़ रुपए वसूली की जो ऑर्डर था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसके कारण कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उसमें आज पहले से ही भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं वो हलफनामा लेके आए हुए थे। और उस हलफनामे में उन्होंने लिखा था कि चूंकि चुनाव का वक्त है और इस वक्त हम लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं और इसलिए चुनाव के बाद इस पर कोई भी तरह के विचार किए जाएं और तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सरकार कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स के ऊपर नहीं करेगी, जिसको वीवी नागरत्ना की बेंच ने स्वीकार करते हुए आपने ऑर्डर में ले लिया और कह दिया कि 24 जुलाई को, हालांकि तुषार मेहता चाहते थे कि जून के दूसरे सप्ताह में चूंकि चुनाव खत्म हो जाएगा और तब इस पर फिर से सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 24 जुलाई तक के लिए टाला है। 24 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है और उसके बाद क्या कुछ होता है कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को लेकर वो तभी पता चलेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं वो ये कि क्या जो फ्रीज अकाउंट हैं वो खोले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस बारे में बात बताएगी जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग उनकी होगी, ये खबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक एमिनेंट पर्सनालिटी जिसके बारे में अभी बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उसकी पीसी अभी से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना। और उसके अलावा पंजाब में कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ है और भी कुछ एक लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ एक लोग जो हैं